चलो देखो, बात कर रहे थे चैप्टर डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ों का मांग की हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं, और मांग में भी दो कैटेगरी की चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, डिफिशिएंट और एक्सेज। डिफिशिएंट और एक्सेज। डिफिशिएंट का मतलब होता है कम गति से मांग का बढ़ना, और एक्सेज का मतलब होता है तेजी गति से बढ़ना, है ना। तो मांग कब तेजी गति से बढ़ती है और कब कम दर से बढ़ती है, इस चीज़ों को समझने के लिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। परेशानी कहाँ है? कभी प्राइस घटने के साथ डिमांड जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, कभी प्राइस घटने के साथ डिमांड जितना तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए तो उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाना, ऐसा होता है, देखने के लिए मिलता है। तो कारण क्या है इसके पीछे डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड का? वो टिका होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट। देखो भैया, आप मैक्रो पढ़ाई कर रहे हैं, मैक्रो का मतलब यहाँ एक इंडिविजुअली आपको नहीं देखना, यहाँ पढ़ना है सबके बारे में, पूरे इकोनॉमी को आपको लेके चलना है। तो पूरे इकोनॉमी में जितने भी डिमांड एक्सेस या डिफिशिएंट होंगी वो डिपेंड करेंगी वहां के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जितना ज्यादा रोजगार होगा उतना ज्यादा डिमांड होगा, जितने बेरोजगार निठल्ले होंगे वहां डिमांड क्या होगा? कम होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बात यहाँ यही कह रहा है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के पीछे क्या रीजन है। रीजन में पहला नंबर कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सब के सब लोग रोजगार है, सबके सब लोगों को रोजगार है, या कहीं कहीं किसी इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। आप देख लीजिए बिहार को, क्या है यहाँ पे? अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना। जो नॉलेज रखे हैं लोग उस नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है इसके कारण यहाँ डिमांड भी क्या है? कम है। जितना डिमांड अन्य राज्यों में है वो यहाँ नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री यानी कुछ लोग ऐसे भी बेरोजगार हैं जो अपने मन से हैं, कर सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। सक्षम है, नॉलेज है, स्किल भी है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो अब जब करना ही नहीं चाहते तो उनके साथ जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और थर्ड नंबर पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, सब लोगों का अपना अपना कोई ना कोई रोजगार है, कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई एम्प्लॉइज है ना। सब लोगों का अपना अपना अर्निंग का स्रोत है, तो इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और एक होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल एम्प्लॉयड थे लेकिन किसी कारण से वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। कारण से मतलब सर, जैसे भूकंप, तबाही, महामारी, है ना। बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जहां पर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं नेचुरल। अब जैसे पाकिस्तान को ही ले लीजिए, स्किल वहां पर भी है, पढ़े लिखे वहां पर भी लोग हैं, लेकिन चूंकि वहां का सोच बदल गया, मेंटेलिटी बदल गई, गवर्नमेंट का जो थॉट है वो चेंज होने के कारण वहां पर क्या हो गया? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना। अब वहां लोग काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जो वहां का जो मेनली जो इनकम होना चाहिए एक जीवन को चलाने के लिए वो यहाँ पर नहीं, तो नहीं है, तो फिर वहां पर हम लोग कह देंगे कि वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो एक पॉइंट यहाँ कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जरा वो देख लीजिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वो पॉइंट को कहा कहते हैं जहां एडी इज इक्वल टू एएस हो जाए। इक्विलिब्रियम में तो कहीं कोई डाउट नहीं है, पिछले ही चैप्टर में आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जितना हमारा एग्रीगेट डिमांड है उतने के बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा, वहीं पर लाइन रुक जाएगा। जैसे 60 पे 60 रुका था ना, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जाकर कट गया था एक दूसरे पर, तो हम लोग उसी को क्या मान लिए थे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पर समझना यह है कि ये किस सिचुएशन में एडी इज इक्वल टू एएस होगा? जहां फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, जहां क्या होगा? सब के सब लोग रोजगार होंगे, वहीं पर एडी इज इक्वल टू एएस होगा, वहीं पर।
उतना ही सप्लाई होगा जितना वहां पर डिमांड होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड घटेगा कि नहीं घटेगा। बनाने वाले ने तो खूब अच्छा बनाया, बहुत प्रोडक्शन करी, लेकिन खरीदने वाले को औकात ही नहीं था कि जो खरीद सके। तो वहां क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा, सेम रहेगा, बैकवर्ड चला जाएगा ना। तो बस वही पॉइंट यहां कह रहा है कि ये तभी संभव है एडी इज इक्वल टू एस या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तभी हो सकता है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जहां पर फुल्ली यूटिलाइज्ड हो। लेकिन वैसे इकोनॉमी जहां पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वहां पर हमारा एडी इज इक्वल टू एस नहीं होगा, वहां पर हमारा सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के जरिए यहां बताया गया है, मैं भी आपको बताते चलता हूं। फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का तब होगा जैसे एक आउटपुट है 10 बिलियन यूएस डॉलर का। कितने का? 10 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा इकोनॉमी है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, बट द प्रोड्यूसर में प्लान आउटपुट एंड द हाउस होल्ड में प्लान एक्सपेंडिचर टू आउटपुट वर्थ 8 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन खर्च करने की जो सीमाएं हैं वो बदल दी गई, वो चेंज हो गया, वो हो गई 8 बिलियन डॉलर पर। कितने पर? 8 बिलियन डॉलर। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन तो 10 बिलियन डॉलर का रखा था, लेकिन चूंकि यहां पर कंजम्पशन जो हाउस होल्ड सेक्टर का था वो बस महज कितना बिलियन डॉलर था? 8 बिलियन डॉलर। अब बताओ कि क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? 2 बिलियन डॉलर तो फिर भी रेस्ट है ना जी। तो ये 2 बिलियन डॉलर के कारण ही ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। ये 8 बिलियन डॉलर ऐसे ही नहीं हो गया कम, रीजन है इसके पीछे। कुछ लोग हो सकता है कि उस श्रेणी में नहीं आते होंगे कि खरीद पाए, उतना खर्च कर पाए, है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर या एक्सपेंडिचर जो है वो 8 बिलियन डॉलर का ही है, सो दैट रिसोर्सेज वर्थ 2 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो अनयूटिलाइज्ड होगा, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है, रेस्ट रह जाएगा, और रेस्ट रही चीजें वो बर्बाद ही होना है। नहीं विचार में चल रहा होगा सर अगले साल नहीं चल जाएगा, तो अगले साल भैया कुछ चीजें ऐसी भी होती, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो आगे नहीं जा सकती, है ना। जैसे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं पेरिसेबल गुड्स जो आगे नहीं जा सकते, उसका लाइफ ही 2 से 3 दिनों का है, कहां लेके जाओगे आप उसे? संभव है? नहीं है, तो वो बर्बाद होना उसका पक्का है। बट द इक्विलिब्रियम स्ट्रक सिंपली बिकॉज प्लान्ड आउटपुट एएस एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट एडी इज इक्वल टू 8 बिलियन यूएस डॉलर। इक्विलिब्रियम तब होता जब सप्लाई 8 होता और डिमांड भी 8 होता, तभी ना जी। लेकिन सप्लाई यहां कितना है? 10। सप्लाई कितना है? और यहां पर डिमांड कितना है? 8। बताओ, ये कहीं से संभव नहीं है कि वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाए। तो इसी को हम लोग यहां पर बताने जा रहे हैं कि ये सिचुएशन जो इक्विलिब्रियम का है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट में अभी जस्ट बताए कि यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी, और फुल एम्प्लॉयमेंट में डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। 10 इज इक्वल टू 10 तो फुल एम्प्लॉयमेंट, 10 इज इक्वल टू 8 तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नो डाउट। बढ़ते हैं आगे। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अभी सर वॉलेंट्री क्या है, इनवॉलेंट्री क्या है? तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग बेस रेट। अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया? नॉलेज है, स्किल है, बहुत कुछ पता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। काहे भैया? नहीं देना चाहते, योग्य है योगदान नहीं देना चाहते। काहे? रीजन ये है कि उनको वेजेस जो मिल रही होंगी वो शायद उनके वर्क के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि कम मेहनताना मिलना होना, हो सकता है ना ऐसा, या रिक्सी वर्क होना, बहुत सारे ऐसे हैं, या प्लेस चेंज हो जाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब तो मिलता है, लेकिन जॉब ऐसे होते हैं जहां पर जाकर के वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो नहीं जा पाते। रोजगार उनको मिला है,
वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन चूंकि प्लेस थोड़ा चेंजेबल है, वेज रेट ठीक नहीं है, टेक्निक पता था लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं जिसके कारण वो वर्क नहीं करना चाहता। तो नहीं करना चाहता इसका मतलब उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि वो वॉलेंट्री क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सब कुछ होने के साथ भी वो वर्क नहीं कर रहा। अगला नंबर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है सर? वॉलेंट्री का मतलब तो समझ गया, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? तो इनवॉलेंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट। अब बताओ, इनवॉलेंट्री का मतलब काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल इसका ले लेते हैं, बिहार ही देख लीजिए, काम करने वाले बहुत लोग हैं, चौक चौराहे पर आते बहुत लोग हैं, लेकिन खाली हाथ ही अंत में क्या होता है जाना। सब लोगों को वर्क मिल पाए ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता। एग्जिस्टिंग वेज रेट पर तो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको वर्क ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण वो क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा, ये डिफरेंस करने के लिए या इसका डिफिनीशन जरूर आएगा। वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब वर्क था लेकिन किसी कारण से वो वर्क करना नहीं चाह रहे हैं, स्किल नॉलेज वॉलेज है ना, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब करना चाह रहे हैं लेकिन वर्क ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भैया? जिस इकोनॉमी में सारे के सारे पर्सन को जो वर्क मिल चुका है, सारे के सारे लोग वर्क, फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां SL इज इक्वल टू DL यानी सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर हो जाए। नहीं, मांग है मुझे 5 लेबर की और मिल भी रहे हैं कितने, तो यहां फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे लोगों को रोजगार मिल गया। समझ गए बात को? इसको हम लोग क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। corresponding to given wage rate so that labor market is cleared and it is the state of equilibrium। यहां पर कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू क्या है, सप्लाई है। तो सर अब ये समझा दीजिए कि भाई नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? नेचुरल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जो अचानक से होती है, जो क्लाइमेट के कारण होती है, जो इकोनॉमी में चेंजेस होने के कारण होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल जैसे क्या ही कह सकते हैं, एक पॉइंट के जरिए हम बता देते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। फुल एक एग्जांपल में जैसे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जो क्लाइमेट के चेंजेस के कारण, डायनेमिक चेंजेस होने के कारण, इकोनॉमी में चेंजेस होने के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के कारण जो चीजें बदलाव आ जाती हैं। जैसे मान लो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आप वर्क कर रहे हो, किस टेक्निक से, लेबर इंटेंसिव, और पता चले कि अचानक से एक ऐसा कैपिटल आ चुका है जो लेबर का काम कर देगा, जो लेबर का वर्क वो कर सकता है। तो सोचो कि जितने लेबर वहां वर्क कर रहे हैं वो क्या हो गए, एक झटके से क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब फ्रैक्शनल भी कह सकते हैं या जीरो अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका कुछ प्रॉब्लम अब बता रहा है यहाँ पर।